हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीरो टू ज़्यादा पर। तो आज मैं फिर से यूपी बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के एक नए अध्याय, वो भी नागरिक शास्त्र की एक नए अध्याय यानी दूसरे अध्याय की बात कर रहे हैं हम मेरे भाई, जो कि संघवाद है, फेडरलिज्म। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे संघवाद में भी मैं 20 एमसीक्यूज को या 20 बहुविकल्पी प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से यहाँ से सवाल आएंगे। इसकी पूरी की पूरी संभावना है मेरे भाई। तो इन सभी प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और इसी के साथ मैं पहले प्रश्न को स्टार्ट करता हूँ। आप हर प्रश्न का जवाब खुद से देने का ट्राई करें। अगर नहीं आता तो उसको दोबारा से मेरे आंसर बताए गए उत्तर को देखें और उसे याद करने का प्रयास करें। ठीक है। तो पहला क्या है? संघवाद का अर्थ है सत्ता का केंद्रीकरण, सत्ता का विभाजन, केंद्र और राज्य के बीच सत्ता केवल केंद्र के पास होना, सत्ता जनता के पास होना। संघवाद का क्या अर्थ है? जल्दी से बताओ मेरे भाई। संघवाद का अर्थ है मेरे भाई सत्ता का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच क्या हो? सत्ता का विभाजन हो, उसी को क्या कहते हैं? संघवाद। ठीक। अब उसके बाद भारत में शासन प्रणाली कैसी है? एकात्मक, संघीय, तानाशाही, साम्यवादी। कैसी प्रणाली है मेरे भाई भारत में? भारत में संघीय शासन प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? संघीय शासन प्रणाली, जिसमें क्या है कि सत्ता का विभाजन केंद्र और राज्य दोनों के बीच में है। ठीक है। उसके बाद तीसरे प्रश्न पर आते हैं। संघीय व्यवस्था में शक्ति का विभाजन किनके बीच होता है? केंद्र और राज्य, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संघीय व्यवस्था में शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच होता है। अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। चौथे प्रश्न पर आते हैं। भारत का संविधान संघीय है लेकिन झुकाव किस ओर है? राज्य सरकार की ओर, केंद्र सरकार की ओर, पंचायत की ओर, स्थानीय सरकार की ओर। मेरे भाई जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए। इसका झुकाव किस ओर है मेरे भाई? तो केंद्र सरकार की ओर इसका झुकाव क्या है? अधिक है। ठीक है। उसके बाद पांचवें प्रश्न पर आते हैं। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है? भारत में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन 2, 3, 4 अथवा 5 कितनी सूचियों में किया गया है? तो मेरे भाई 3 सूचियों में किया गया है। ठीक है। छठे प्रश्न पर आने से पहले मैं फिर से आज आपको बता देता हूँ। ज्वाइन फ्री मार्क बूस्टर सीरीज व्हाट्सएप नंबर 9598509666 पर आप जो है मुझे हैश टैग मार्क बूस्टर सीरीज लिख करके अगर सेंड करते हैं तो मैं मेरे भाई आपको उस सीरीज में ज्वाइन करा दूंगा, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसको अगर आप ज्वाइन करते हो तो मेरे भाई आपके निश्चित रूप से ज्वाइन करते हो, साथ ही साथ अच्छे से इस सीरीज को फॉलो करते हो। ठीक है। तो मेरे भाई आपके निश्चित रूप से 10 से 15% का इंक्रीमेंट होगा आपके रिजल्ट में। ठीक है। तो इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो मेरे भाई। इसी के साथ छठे प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान की 3 सूचियां कौन सी हैं? केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, सरकारी सूची, नागरिक सूची, न्यायिक सूची। सी राष्ट्रीय सूची, प्रांतीय सूची, स्थानीय सूची। डी जन सूची, अधिकारी सूची या राज्य सूची। तो मेरे भाई यहाँ पर बताइए 3 सूचियां कौन सी हैं? तो मेरे भाई इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। केंद्रीय, राज्य और समवर्ती, ये 3 प्रकार की सूचियां हैं। ठीक है। उसके बाद 7वें प्रश्न पर आते हैं। केंद्रीय सूची में शामिल विषयों की संख्या 47, 66, 97 अथवा 100। केंद्रीय सूची में शामिल विषयों की संख्या, तो मेरे भाई केंद्रीय सूची में 97 विषय शामिल हैं। कितने? याद रखने योग्य बात है, 97 विषय। उसके बाद राज्य सूची में कितने विषय शामिल हैं? 47, 66, 97 या 100। तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, 66। ठीक है। उसके बाद समवर्ती में क्या हो जाएगा? 47। ठीक है। तो सॉरी, 52। ठीक है। समवर्ती सूची में शामिल विषयों की संख्या 52 हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, कितनी हो जाएगी? 52। उसके बाद 10वें विकल्प पर आते हैं। ये तीनों प्रश्न तो आसान थे, बहुत ज़्यादा इसमें याद करने के लिए बस वही है, 52, 66 और 97 याद कर लो और क्रम याद कर लो। ठीक है। उसके बाद भारत का संविधान संघीय है क्योंकि
इसमें लिखित संविधान है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, सर्वोच्च न्यायालय है, उपरोक्त सभी। तो भारत का संविधान संघीय है क्योंकि उपरोक्त सभी। ठीक है मेरे भाई, क्यों? क्योंकि इसमें लिखित संविधान है, केंद्र और राज्य दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन है और सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है। उसके बाद अ, उसके बाद 11वें प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संघ में राज्यों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? 10, 14, 20, 25। तो मेरे भाई राज्यों की संख्या प्रारंभ में 14 थी। ठीक है, केवल 14 ही राज्य थे। ठीक। उसके बाद 12वें प्रश्न पर आते हैं। भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया? आर्थिक आधार पर, धार्मिक आधार पर, भाषाई आधार पर, भौगोलिक आधार पर। राज्यों का पुनर्गठन मेरे भाई भौगोलिक भाषाई आधार पर किया गया। किस आधार पर? भाषाई आधार पर। ठीक। राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? 1948, 53, 56 या 62? सोच करके इसका जवाब दीजिए मेरे भाई। राज्यों का पुनर्गठन आयोग 1953 ईस्वी में बना। ठीक है। उसके बाद 14वें प्रश्न पर आते हैं। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? भारत पुनर्गठन अधिनियम, राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम, संघीय अधिनियम, प्रशासनिक अधिनियम। किसके अधिनियम के अंतर्गत हुआ? जल्दी से बताइए मेरे भाई। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा, राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम। ठीक। उसके बाद 15वें प्रश्न पर आते हैं। संविधान की कौन सी धारा केंद्र और राज्यों के बीच विवाद सुलझाने की शक्ति देती है? अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 262। तो मेरे भाई इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 262। ठीक। ठीक है, अनुच्छेद 262। उसके बाद 16वें प्रश्न पर आते हैं। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए कौन सा आयोग बना था? राज्य पुनर्गठन आयोग, मंडल आयोग, सरकार आयोग, नीति आयोग। जल्दी से बताओ मेरे मित्रों। तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, सरकारिया आयोग। ठीक। उसके बाद 17वें प्रश्न पर आते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब हुई? 1950, 1975, 1992 या 2000? कब हुई? तो मेरे भाई स्थानीय स्वशासन की शुरुआत सन 1992 में हुई। ठीक है। उसके बाद 18वें प्रश्न पर आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? 42वां संशोधन, 44वां या 73वां या 74वां? किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वें संशोधन के द्वारा। ठीक है मेरे भाई, 73वें संशोधन के द्वारा। ठीक। उसके बाद 19वें प्रश्न पर आते हैं। नगर पालिका से संबंधित संशोधन कौन सा है? 72वां, 74वां, 76वां, 78वां? नगर पालिका से संबंधित संशोधन 74वां संशोधन है। ठीक है। उसके बाद 20वें प्रश्न पर आते हैं। संघीय शासन प्रणाली का सर्वोत्तम लाभ है? तानाशाही शासन, जनता की भागीदारी और विकेंद्रीकरण, सत्ता का केंद्रीकरण, भ्रष्टाचार। तो इसका मेरे भाई बी विकल्प सही हो जाएगा, जनता की भागीदारी और विकेंद्रीकरण। तो मेरे भाई ओवरऑल 20 प्रश्न यहाँ पर क्लियर होते हुए 20 के 20 मैंने एमसीक्यूज को डिस्कस कर दिया है, या बहुविकल्पीय प्रश्न को मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। आप इनको तैयार कर ले, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम में यहीं से आने की पूरी संभावना है। अगर अभी तक आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। इसी के साथ फिर से मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जाति, धर्म और लैंगिक मसले तीसरा अध्याय है, उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद। राधा स्वामी।